नमस्ते। भारत की आज़ादी ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि एक लंबी, मुश्किलों भरी कहानी है। इसमें कई आंदोलन हैं, बेशुमार बलिदान हैं और एक ऐसा जज्बा है जो कभी टूटा नहीं। तो आज चलिए इसी कहानी के कुछ सबसे अहम पड़ावों से गुजरते हैं, उन संघर्षों को देखते हैं जिन्होंने हमारे देश का नक्शा ही बदल दिया। तो सवाल यही है कि आखिर भारत की आज़ादी का ये सफ़र था कैसा? क्या ये बस एक दिन की बात थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो दशकों तक चले कई आंदोलनों की एक पूरी सीरीज थी और हर आंदोलन वो आज़ादी की आग में एक नई चिंगारी की तरह था। चलिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। ये हमें हमारे सफ़र का एक रोड मैप देगी। देखिए, 1905 जब पहली बार एक बड़ा जन आंदोलन हुआ। फिर आता है 1930 जब पूरे देश ने कहा हम आपकी बात नहीं मानेंगे। और आखिर में 1942 जब आज़ादी के लिए फाइनल कॉल दी गई। तो कहानी की शुरुआत होती है 20वीं सदी के बिल्कुल शुरू में, जब आज़ादी की वो पहली चिंगारियां भड़कनी शुरू हुईं। ये वो दौर था जब पहली बार लोग एक साथ ऑर्गेनाइज तरीके से आंदोलनों में उतर रहे थे और यहीं से आने वाले बड़े संघर्षों की नींव पड़ी। और इस आग को हवा दी 1905 के बंगाल विभाजन ने। अंग्रेजों का एक फैसला पूरे देश में, खास तौर पर बंगाल में, गुस्से की लहर लेकर आया। सब समझ गए थे कि यह बांटो और राज करो वाली चाल है। और इसी एक फैसले ने सबको ये एहसास भी दिलाया कि अगर हम एक हैं तभी हम मजबूत हैं। तो फिर इसका असर क्या हुआ? इसका सीधा जवाब था स्वदेशी आंदोलन। और ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं था, नहीं, ये तो एक पावरफुल मैसेज था आत्मनिर्भरता का। संदेश साफ था, विदेशी सामान बाहर करो और अपने देश में बनी चीजें अपनाओ। अच्छा, एक तरफ तो ये जन आंदोलन चल रहे थे, लेकिन साथ ही साथ एक और कहानी भी लिखी जा रही थी, क्रांतिकारियों की कहानी। बंगाल में अनुशीलन समिति जैसे संगठन बन रहे थे जो हथियारों के दम पर आज़ादी चाहते थे। तो समझिए, दो रास्ते थे, एक शांति का, दूसरा क्रांति का, पर मंजिल एक ही थी। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। विरोध का एक बिल्कुल नया तरीका सामने आता है। महात्मा गांधी भारत आ चुके थे और उनके साथ आया एक नया विचार, सत्याग्रह, यानी सच के लिए आग्रह। ये सिर्फ विरोध करना नहीं था, ये तो सच और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अन्याय के खिलाफ खड़े होने की एक लड़ाई थी। और इस दौर में दो बड़े आंदोलन देखने को मिलते हैं। एक तरफ बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी, जो स्वशासन यानी अपना राज मांग रही थी। और दूसरी तरफ था चंपारण सत्याग्रह, किसानों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई। और ये गांधी जी की भारत में पहली बड़ी जीत थी। इसने लाखों किसानों में एक नई उम्मीद जगा दी। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन तेज हो रहा था, अंग्रेजों का जुल्म भी बढ़ रहा था। उन्होंने एक ऐसा कानून बनाया जिसे काला कानून कहा गया, रॉलेट एक्ट। सोचिए, इस कानून के तहत सरकार किसी को भी बिना मुकदमा चलाए सीधा जेल में डाल सकती थी। ये तो लोगों के बुनियादी हक पर सीधा हमला था। और इसी काले कानून के खिलाफ हो रहे एक शांतिपूर्ण विरोध ने इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक को लिख दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उस एक दिन ने अंग्रेजी हुकूमत का सबसे क्रूर चेहरा पूरी दुनिया को दिखा दिया। और इसके बाद आज़ादी की आग बुझी नहीं, बल्कि और ज्यादा भड़क उठी। ठीक इसी दौर में एक और बड़ा आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। इसका मकसद था दुनिया भर के मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों को बचाना। और जानते हैं, इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता की एक जबरदस्त मिसाल पेश की। गांधी जी ने भी इसे अंग्रेजों के खिलाफ एक होकर लड़ने का एक बहुत बड़ा मौका माना। चलिए अब चलते हैं 1930 के दशक में। ये वो दशक था जब ब्रिटिश साम्राज्य को सीधी चुनौती दी गई। अब बात सिर्फ विरोध की नहीं थी, अब बात थी पूरे देश में एक साथ सरकार की बात न मानने की। और इसने सच में अंग्रेजी राज की नींव हिला दी थी। इस दशक में और भी बहुत कुछ हुआ। एक तरफ सरदार वल्लभ भाई पटेल का बारडोली सत्याग्रह था, जिसने किसानों को एक कर दिया, तो दूसरी तरफ भगत सिंह और उनके साथियों का लाहौर षड्यंत्र केस, जिसने नौजवानों के अंदर क्रांति की एक नई आग जला दी। भगत सिंह की शहादत ने तो उन्हें हमेशा के लिए एक हीरो बना दिया। पर इस दशक का जो सबसे बड़ा आंदोलन था, वो था सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसका आइडिया बहुत सिंपल था, अंग्रेजों के बनाए कानूनों को शांति से तोड़ो और सरकारी कामकाज को मुश्किल बना दो। एक तरह से सिस्टम को ही ठप कर दो।
और ये सब शुरू हुआ 1930 में। ये वही साल है जब देश ने पहली बार खुलकर कहा कि हमें अब आधी अधूरी नहीं बल्कि पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरी आज़ादी। ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अब आज़ादी की मांग पहले से कहीं ज्यादा बुलंद हो चुकी थी। अच्छा, जब हम इस बड़े आंदोलन के बारे में सोचते हैं तो जहन में सबसे पहली तस्वीर कौन सी आती है? क्या है इसका सबसे फेमस इवेंट? जी हां, दांडी यात्रा, जिसे हम नमक सत्याग्रह भी कहते हैं। सोचिए, सिर्फ नमक बनाने के लिए एक यात्रा जिसने अंग्रेजों के नमक कानून की धज्जियां उड़ा दी और पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। एक मुट्ठी नमक ने इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। ये ऐतिहासिक मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से। पर यह सिर्फ एक पैदल यात्रा नहीं थी, ये तो एक प्रतीक थी आत्मनिर्भरता का और सरकार की बात ना मानने का। एक ऐसी यात्रा जिसने पूरे देश को एक साथ जोड़ दिया। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी और सबसे निर्णायक मोड़ पर, 1940 का दशक, जब आजादी के लिए आखिरी आवाज बुलंद की गई, भारत छोड़ो। ये साल था 1942। पूरी दुनिया में दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और भारत के नेताओं को लगा कि अंग्रेजों पर फाइनल प्रेशर बनाने का यही सबसे सही वक्त है। और इसी के साथ शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। मैसेज एकदम साफ था, अब बस अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। करो या मरो का नारा इस आंदोलन की पहचान बन गया। मतलब साफ था, अब कोई बातचीत नहीं, कोई समझौता नहीं, सिर्फ और सिर्फ आजादी। तो देखिए, स्वदेशी आंदोलन के पहली चिंगारी से लेकर सत्याग्रह, फिर सविनय अवज्ञा और आखिर में भारत छोड़ो आंदोलन तक ये संघर्ष की एक पूरी विरासत है। हर एक आंदोलन ने अपने से पहले वाले आंदोलन से ताकत ली। ये पीढ़ियों तक चले संघर्ष की एक ऐसी कड़ी थी जो कभी टूटी नहीं। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि हमें आज़ादी कैसे मिली, सवाल ये है कि इन सारे आंदोलनों ने मिलकर भारत को बनाया कैसे। इन्होंने सिर्फ हमें राजनीतिक आज़ादी नहीं दी, बल्कि एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक देश की नींव भी रखी। तो सोचने वाली बात यह है कि संघर्ष और बलिदान की ये जो विरासत हमें मिली है, वो आज हमारे लिए क्या मायने रखती है।